नमस्कार। आज हम YouTube कॉपीराइट स्ट्राइक की दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए जो जानकारी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो YouTube क्रिएटर्स चैनल से ही ली गई है। हाँ, तो मकसद ये है कि कॉपीराइट स्ट्राइक की पहली को सुलझाएं कि भाई ये हैं क्या, क्यों आती हैं, और अगर किसी क्रिएटर को ये मिल जाए तो क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। ये जानकारी सबके लिए जरूरी है, चाहे आप कंटेंट बनाते हो या सिर्फ देखते हो और जानना चाहते हो कि ये सब कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले YouTube पर कॉपीराइट का ठीक ठीक मतलब क्या है? असल में ये कुछ कानूनी अधिकार होते हैं जो ओरिजिनल काम बनाने वाले को मिलते हैं, है ना? जी बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप किसी और का वीडियो या गाना या कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको आमतौर पर परमिशन लेनी होगी। हाँ, और सिर्फ क्रेडिट दे देना या लिख देना कि कॉपीराइट उल्लंघन का इरादा नहीं, इससे बात नहीं बनती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कानूनी तौर पर काफी नहीं होता। और देखिए, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि YouTube की अपनी भी लीगल जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, किस तरह की? जब कोई कॉपीराइट होल्डर सही तरीके से YouTube को बताता है कि उनके कंटेंट का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसे वो टेक डाउन नोटिस कहते हैं, तो YouTube को उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। इसी से ये पूरा क्या कहते हैं स्ट्राइक वाला सिस्टम काम करता है। ओके, तो ये स्ट्राइक अचानक से नहीं आती, मतलब कोई प्रोसेस होता होगा? हाँ, बिल्कुल, ये अचानक नहीं होता। पहले अधिकार धारक रिक्वेस्ट करता है, फिर YouTube की टीम उस दावे को देखती है, रिव्यू करती है, और अगर उन्हें लगता है कि दावा सही है तभी वो वीडियो हटाते हैं और स्ट्राइक देते हैं। लेकिन क्या इसमें गलती नहीं हो सकती? मान लीजिए गलत वीडियो पे स्ट्राइक आ गई या किसी ने जानबूझकर सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर लिया। हाँ, देखिए, गलतियां भी हो सकती हैं और लोग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश भी करते हैं, ये संभव है। हालांकि YouTube कहता है कि उनके पास टीमें हैं जो ऐसे दुरुपयोग को पकड़ने और रोकने की कोशिश करती हैं। वो हर नोटिस को रिव्यू करते हैं। फिर भी अगर किसी क्रिएटर को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो सवाल ये उठता है कि वो कर क्या सकते हैं, उनके पास क्या रास्ते हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। अगर स्ट्राइक गलत है तो क्रिएटर क्या करे? सोर्स में कई रास्ते बताए गए हैं। एक तो शायद ये है कि बस इंतजार करें 90 दिन। हाँ, वो एक ऑप्शन है, पर थोड़ा पैसिव है। मतलब आप कुछ कर नहीं रहे, स्ट्राइक 90 दिनों के बाद अपने आप हट जाती है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि उस बीच कोई और स्ट्राइक ना आए और क्रिएटर को YouTube का एक कॉपीराइट स्कूल प्रोग्राम पूरा करना होता है। अच्छा, कॉपीराइट स्कूल, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ इंतजार करना। और कोई एक्टिव तरीका? बिल्कुल है, और ज्यादा एक्टिव तरीके भी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है काउंटर नोटिफिकेशन फाइल करना। काउंटर नोटिफिकेशन, ये क्या होता है? ये आप YouTube को एक तरह से एक लीगल रिक्वेस्ट भेजते हैं। आप बताते हैं कि आपका कंटेंट गलती से हटाया गया है या उसकी गलत पहचान हुई है और उसे वापस लाया जाना चाहिए। इसके लिए आपके पास एक ठोस वजह होनी चाहिए, और यहीं पे वो फेयर यूज या उचित उपयोग वाली बात आती है। हाँ, फेयर यूज सुना तो है इसके बारे में। जी, फेयर यूज का मतलब है कि कुछ खास स्थितियों में, जैसे कि आप किसी चीज की आलोचना कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या खबर दे रहे हैं, तो आप सीमित मात्रा में कॉपीराइटेड मटेरियल बिना इजाजत के इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये बहुत कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, हर केस अलग होता है। अच्छा। और ये याद रखना जरूरी है कि काउंटर नोटिफिकेशन एक कानूनी प्रक्रिया है। YouTube इसमें जज नहीं बनता कि कंटेंट असल में किसका है। तो ये एक सीरियस कदम है, काउंटर नोटिफिकेशन। इसके अलावा कोई और शायद थोड़ा सीधा रास्ता? हाँ, एक और रास्ता है जो काफी प्रैक्टिकल है। आप सीधे उस बंदे या कंपनी से कांटेक्ट करें जिसने आप पर क्लेम किया है। अच्छा, सीधे दावेदार से ही बात कर लें। जी, हो सकता है ये सिर्फ कोई गलतफहमी हो। कई बार बातचीत से ही मामला सुलझ जाता है। हो सकता है वो अपना क्लेम वापस ले लें। ये तो अच्छी सलाह है, शायद सबसे पहले यही ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, कोशिश करने में क्या हर्ज है। और अगर मामला ज्यादा पेचीदा लगे, या जैसे काउंटर नोटिफिकेशन में आपको अपनी पर्सनल जानकारी देनी होती है, अगर उसको लेकर कोई चिंता हो, तो फिर कानूनी सलाह लेना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। वकील से सलाह लेना। जी, वकील इस प्रोसेस में गाइड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझना जरूरी है कि इस सिस्टम के नतीजे होते हैं। हाँ। मतलब अगर 90 दिन में 3 स्ट्राइक आ गई। हाँ, वो सीरियस है। 3 स्ट्राइक मतलब चैनल बंद भी हो सकता है। बाप रे, ये तो गंभीर बात है। जी, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहली या दूसरी स्ट्राइक से आमतौर पर चैनल की जो दूसरी सुविधाएं हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ओके, और क्रिएटर्स ये सब देख कहां सकते हैं, मतलब स्ट्राइक आई है या नहीं? हाँ, वो आसानी से अपने YouTube स्टूडियो डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। वहां साफ साफ दिखता है। ठीक है। तो देखिए, निचोड़ ये है कि YouTube पर कॉपीराइट एक फॉर्मल सिस्टम है। इसके अपने नियम हैं, अपनी प्रक्रियाएं हैं। क्रिएटर्स के लिए इन नियमों को समझना और अगर स्ट्राइक आ जाए तो उनके पास क्या रास्ते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये सिस्टम एक तरह से कंटेंट बनाने वालों के अधिकारों की रक्षा करने और साथ ही जिन क्रिएटर्स को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उन्हें भी रास्ते देने के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। करना क्या है? चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर मिनट इतना सारा कंटेंट अपलोड होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम भी इस्तेमाल होते होंगे। तो ऐसे में फेयर यूज जैसा सिद्धांत, जो इतना बारीक और कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर है, उसका वीडियो हटाने से पहले वाकई कितनी गहराई से मूल्यांकन हो पाता होगा? ये एक सोचने वाली बात है।